सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संपोष्य विकास। संपोष्य विकास का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ का उपभोग किया, किसी भी रिसोर्सेज का, संसाधन का उपभोग किया, तो आप प्रकृति को भी वो हिस्सा लौटाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ का सस्टेन करना। सस्टेन करना मतलब उसका बने रहना। हमने पानी के रिसोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने पानी के रिसोर्स का इस्तेमाल करने के बाद अगली पीढ़ी के लिए पानी छोड़ा ही नहीं, तो ये कैसा डेवलपमेंट हो गया? नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अगली पीढ़ी को देना। हाँ, आप अगले मतलब विरासत के तौर पर आप चीज़ों को छोड़ते जाओगे। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। किस सन तक? हाँ, 2030 तक। और उन्होंने एक गोल बनाया है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा है उन्होंने, और उसका नाम रखा है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। ये मजबूरी है, थोड़ा अंग्रेजी की किताब है। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। ये ध्यान रखने की बात है, वैसे भी वो हिंदी में टारगेट आपको गोल नहीं देंगे। द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी 2030 तक हमें दुनिया में संपोष्य विकास की स्थापना करनी है। अब बात ये आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किन क्षेत्रों पर काम करते हैं? सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। सोशल, ये जो गोल है SDG जिसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके 3 एरिया हैं: सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। हम दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा भी नहीं 3 तरीकों से रहे। दुनिया का सबसे ज्यादा विनाश तब से शुरू हुआ है जब से दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से सोशल स्ट्रक्चर बदला। सोशल स्ट्रक्चर किस तरह बदला कि गांव का आदमी बड़ी मात्रा में शहर में आकर रहने लगा रोजगार के लिए। खेती अपनी लिमिट के क्रॉस कर गई। जैसे एक खेत से, किसी भी खेत से मान लीजिए 50 बीघा अनाज पैदा होता है, और इस 50 बीघा अनाज को उत्पादन करने के लिए 2 लोग काफी है। तो वो वक्त आ गया दुनिया के सामने जब 2 लोग 50 बीघा खेत प्रति हेक्टेयर या जो भी जितने खेत से उत्पादन ले सकते थे वो ले रहे थे। अब अगर हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अब लोग हो गए 4, तो क्या इन बाकी के 2 लोगों को भी इन्वेस्ट कर दिया जाए इसमें? उससे क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये एक तरह से क्या हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी का जन्म होने लगा। क्या हुआ? छिपी हुई, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इसे। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो 2 लोग एक्स्ट्रा थे वो कहाँ गए? शहर की ओर। और इसी को तुम कहते हो अपनी भाषा में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। शहरों में इतनी बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे कि शहर का ताना वाना दबने लगा। शहर में भी पानी एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है। शहर में आवास, आपने देखा होगा कि चेन्नई नंबर 1 है गरीब बस्तियों की आबादी में। स्लम्स की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? चेन्नई। और मुंबई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। हाँ, मलिन बस्ती। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जब कोरोना फैला तो सबसे ज्यादा कहाँ फैला? धारावी में फैला। कारण क्या है? कारण कहने का मतलब ये है कि लोगों ने बड़ी मात्रा में रोजगार के लिए शहर की ओर, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोशल गोल भी है। सोशल गोल का मतलब है कि आदमी को गांव से शहर की तरफ मूवमेंट रोको,
चाहे किसी भी तरह से रोको, तो उससे गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो। इसी के लिए आपके देश की सरकार ने नरेगा जैसी योजनाएं चलाई। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिससे कि सोशल जैसे क्या कहें, सोशल ड्रेन ना हो। ड्रेन मतलब निकास, और गांव का व्यक्ति गांव में रहकर ही रोजगार कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक गोल होंगे ही होंगे, क्योंकि सभी उद्योगपति या ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में कम सोचते हैं। तो वो भी एक पहलू है कि हम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, लेकिन वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें। इन्वायरमेंटल का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई भी यूनिट लगाई तो आप इस यूनिट को लगाने के साथ साथ उतना प्लांटेशन करेंगे तभी आप यूनिट लगा सकेंगे। आपने देखा होगा नरोरा पावर प्लांट कितनी बड़ी मात्रा में पेड़ लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ है कि आप पावर प्लांट तो लगाएंगे लेकिन एनवायरनमेंट का जो नुकसान आप करेंगे उसकी ज़रूरत भी आप पूरी करेंगे। तो ये आपके एसडीजी जो है, आपने पता नहीं पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एसडीजी के आने से पहले यूएन ने प्रोग्राम चलाया था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और ये चला प्रोग्राम 2000 से लेकर 2015। ये 15 वर्षीय फ्लैगशिप प्रोग्राम थे। इनमें तरह तरह के प्रोग्राम तय किए गए थे जो लौट फिर के फिर वहीं पे आ गए थे। जो एमडीजी थे वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थे, तो एमडीजी इज कन्वर्टेड इन एसडीजी। ठीक है, अब सारा एमडीजी जो है वो कवर्ड कर लिया गया है एसडीजी द्वारा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि एसडीजी आर नॉट लीगली बाइंडिंग, वो उन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। कानूनी बाध्यता नहीं है एसडीजी। क्या आपको लगता है कि कोई आदमी उपदेश देने से सुधर जाएगा? तो इस सारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या निकल जाएगी? हाँ, क्योंकि इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो स्वैच्छिक है, सेल्फ इंस्पायर्ड है। आप करिए या ना करिए। भारत लगातार संपोषी विकास की तरफ बढ़ रहा है। सबको पता है कि भारत एसडीजी, एमडीजी इन प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब 17 गोल हैं। हाँ, एसडीजी के अंतर्गत कितने गोल हैं? 17। अब एसडीजी के अंदर जो गोल हैं वो उन पर बात कर ली जाए। हमने आपको बताया था वो 3 गोल हैं, आप अपने हिसाब से बांटिएगा, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। इसमें सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी। बताइए किधर जाएगा? गरीबी नहीं, गरीबी हटाओ। नो पॉवर्टी इज द प्रॉब्लम ऑफ सोशल। पॉवर्टी नहीं। नो हंगर, भूखा नहीं सोना चाहिए कोई आदमी, यानी क्योंकि इस दुनिया में भूखमरी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। नो हंगर या जीरो हंगर। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आप इस बार मतलब समझते हैं ना? इंसान होना जरूरी नहीं है, स्वस्थ इंसान होना जरूरी है। स्वस्थ इंसान होता है तो वो रिसोर्स है, तब वो क्या है? एक रिसोर्स है। और अगर वह स्वस्थ नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है, बस वो एक संख्या बढ़ा रहा है। हाँ, हमारी तरह खाना खाओ सो जाओ। अब कोई रिसोर्स के रूप में काम ही नहीं आ रहा है। आप लोगों को पढ़ा लेते हैं, जैसे ही खुश हो जाते हैं। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। 4th है क्वालिटी एजुकेशन। तुम्हें याद है सब? है?
क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर आपसे परीक्षा में क्या सवाल आने वाला है? आपसे परीक्षा में सवाल आने वाला है, पहला सवाल तो ये आने वाला है कि एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन ये आने वाला है कि निम्न में से फिर ये भी आएगा कि एसडीजी कानूनी बाध्यता नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने साल तक चला? तो 2000 से 2015 तक चला। एक बार नेट पर डालोगे एमडीजी, अब मुझे ये बताओगे उसमें कितने फ्लैगशिप कार्यक्रम थे? एमडीजी डालो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब आया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये इकोनॉमिक को ले जाता है। अफोर्डेबल एंड क्लीन, देखो यार मिक्स है ये। अफोर्डेबल एट है ना, 8 फ्लैगशिप कार्यक्रम थे। अब मैं वही कह रहा, कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। 8 फ्लैगशिप कार्यक्रम थे, 15 नहीं। एमडीजी के अंतर्गत कितने कार्यक्रम थे? 8 कार्यक्रम। एसडीजी के अंतर्गत कितने कार्यक्रम है? 15 कार्यक्रम। 17, सॉरी, एसडीजी के अंदर 17 कार्यक्रम। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इसे आप कह सकते हैं उच्च स्तरीय कार्य व वृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। औद्योगिक अधोसंरचना व नवोन्मेष। तो वह हिंदी तो इतनी कठिन है, इंग्लिश बहुत सरल है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, संपोष्य विकास लक्ष्य, संपोष्य विकास लक्ष्य। आपके जीके में एक सवाल आता है, संपोष्य विकास की अवधारणा का क्या अर्थ है? बहुत विकल्पीय सवालों में ही आता है। संपोष्य विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक सुरक्षित रखता हो, संसाधनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता हो। एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य की ओर दृष्टि हो, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपसे बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया, लोअर में पूछा गया, संपोष्य विकास। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानता घटाओ। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, मतलब जिम्मेदारी पूर्ण खपत
एंड प्रोडक्शन और उत्पादन। इसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल ये पूछा जाएगा कि एसडीजी के अंतर्गत कितने गोल हैं, निम्न में से कौन सा यूएन के एसडीजी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इस तरह से सवाल। तो आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, कहते नहीं गधों के सिर पर सींग नहीं होते। अगर आप मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आपको कभी गलती से पीसीएस का मेंस लिखना है, तो आपके जितने एसडीजी गोल हैं ये आपके किसी भी निबंध के लिए काफी है। ये 17 गोल नहीं है, ये बेसिकली 17 हेडिंग है। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो बेसिकली ये 17 सोचने के बिंदु हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देना चाहते हैं, क्या ये 17 बातें नहीं बताई जा सकती हैं? या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि आज का जो आर्थिक विकास है वो किस तरह से खतरनाक हो गया, या विज्ञान एक वरदान होने की जगह विज्ञान एक अभिशाप क्यों हो गया? सब है तो कारण। आप नहीं लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमने जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि वो कोयले से पैदा हो रही है, वो पेट्रोल से पैदा हो रही है। हमें अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए, तो हम उसके लिए कहाँ जाएं? सोलर एनर्जी के पास। हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज, आपसे कोई पूछे कि उच्च स्तरीय कार्य का क्या मतलब है, हाई क्वालिटी वर्क का क्या मतलब है? एक नाई दुकान खोल के बाल काट रहा है और एक नाई अपनी दुकान में एसी लगाकर बाहर लिखता है हेयर ड्रेसर। वो नाई नहीं है, वो हेयर ड्रेसर है। एक दर्जी कपड़ा काटता है और एक दर्जी अपनी दुकान के बाहर लिखता है फैशन डिजाइनर, और एक महिला लिखती है बाहर बुटीक। यहाँ क्या बदल रहा है? वर्क नहीं बदल रहा है, वर्क के प्रति सोच बदल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम किसी चीज को कहते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, तो उसके प्रति और उसको हम जो डिजाइन करते हैं उसके प्रति कहीं ना कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी नहीं है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसे देश जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है वहाँ आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा है। क्योंकि लेकिन जहाँ पर फुल्ली हेल्दी लोग हैं, जैसे जर्मन बहुत ही हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, उनका देश भी आर्थिक विकास कर रहा है। आपके जो राज्य देखें जहाँ पर आपके राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, वे राज्यों के आर्थिक विकास भी अच्छे। हाँ, आपको दिखेगा वहाँ दुनिया का आदमी आता है अपनी चिकित्सा कराने, वहाँ गांव में आयुर्वेद की चिकित्सा हो रही है, उसका रिजल्ट आप देखिए, वो विकसित है। पंजाब में देखिए विकास है, दिल्ली देखिए, दिल्ली में जरा भी आदमी कहीं बीमार पड़ता है किसी स्टेट में, एट लास्ट कहाँ भागता है? दिल्ली में। और वहाँ ह्यूमन रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ हर आदमी एक अपने आप में रिसोर्स है। तो आप ये सारी बातें किसी भी ऐसे में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी सोच में, किसी भी बात को कहने में आप तार्किक रूप से इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम कहाँ पर खड़े हैं? रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हमें ऐसा उपभोग करना है जिसमें जिम्मेदारी हो। क्या दिक्कत आती है? एफसीआई में बहुत सारा अनाज जमा है, लेकिन हम देखते हैं उसमें से बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। कंजम्पशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे कंजम्पशन में। हम क्या कर रहे हैं? टमाटर खराब हो जा रहा है, उसका सॉस नहीं बना रहे। हम सब्जी काट के उसको फ्रोजन सब्जियों में कन्वर्ट नहीं कर रहे। कहने का अर्थ ये है कि हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ नहीं बढ़ रहे। अगर हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हमारा कंजम्पशन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा? एक दावत में कम से कम 100 आदमियों का खाना और 200 आदमियों का खाना खराब होता है। क्या वो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है? हम प्रोडक्शन करते हैं, रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना चाहिए। पता चला कि सारे लोग मेंथा ऑयल ही पैदा करे पड़े,
वहां कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर रहा है। अरे आपको रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे लोगों ने कश्मीर में भी केसर उगाया और बदायूं जिले में भी केसर उगाया। चिया सीड्स जो बहुत बड़ा हेल्थ प्रोडक्ट माना जाता है वो हमारे बदायूं में भी प्रोडक्ट हो रहा है। बहुत सारी मेडिकेटेड जो फसलें हैं वो हमारे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंद लोग जो नॉलेजेबल हैं, जिसे हम क्या कहें, ज्ञानी समाज, क्या कहें, ज्ञानी समाज कहें, बुद्धिमान व्यक्ति कहें, वो ये काम कर रहे हैं। चलिए अगला है क्लाइमेट एक्शन। हम कुछ ना कुछ अपने पर्यावरण के लिए जरूर करें। बेटा क्या करें, एक गायब हो गया, हमें तो याद नहीं है, तुम्हें याद हो तो बताओ जो छूट गया। और देखो अब आता है क्वेश्चन, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे का जीवन, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। क्यों कह रहे हो? तो बड़ी मात्रा में पानी के नीचे का जीवन खतरे में है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी मछलियां मर रही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे जटिल कहाँ पाया जाता है? सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सोर्स कहाँ है? महासागरों में, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमें पानी के नीचे के जीवन पर इसलिए फोकस करना है क्योंकि पानी के ऊपर की जो धरती है वो 29% है, लेकिन पानी के नीचे की जो धरती है वो 71% है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पानी के नीचे का जीवन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड मतलब भूमि के ऊपर का जीवन। और आखिरी है हमारे पास पार्टनरशिप फॉर द गोल, लक्ष्यों के प्रति सहभागिता। तो ये आपके 17 में से 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब तो आर्किटेक्चर भी आने लगा है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। ऐसा घर बनाइए, ऐसी बिल्डिंग्स बनाइए जो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चले, हाँ, और जो मौसम से भी आपकी सुरक्षा करे। हाँ ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने एक बिल्डिंग में 100 AC लगा दिए, ये बेहतर नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसमें रोशनी और हवा आने के लिए अच्छी व्यवस्था है, तो ये एक सस्टेनेबल बिल्डिंग होगी। आप ऐसी बहुत सारी ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर पानी भी कम खर्च होता है। तो पता चला नहाने का पानी टॉयलेट में इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ा है आपने? अब बात आती है कि संपोष्ट विकास की जरूरत क्यों है, नीड। इसमें सवाल बन सकता है, संपोष्ट विकास की आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक स्रोतों का अधिशोषण, ज्यादा शोषण होना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इसे आप क्या बोलेंगे? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा सभी लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज। और तीसरा है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव। ये मेन 3 कारण हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति UN अट्रैक्ट हुआ है।
10 लाख जातियां ऐसी हैं पेड़ों की और जीव जंतुओं की जो समाप्त होने के कगार पे हैं। समुद्री मछलियां लगभग 60% तक खत्म हो चुकी हैं। अगले 40 सालों में हमारी ज़रूरतें दोगुनी हो जाएंगी। अगले 40 सालों में हमारी ज़रूरतें दोगुनी हो जाएंगी, और जबकि ज़मीन जो हमारे लिए प्रोडक्शन कर रही है वो 23% तक डिग्रेड हो जाएगी। मतलब 23% ज़मीन, 1/4 ज़मीन आपकी भूमि उपयोग के लायक नहीं रहेगी, लेकिन ज़रूरतें दुगनी हो जाएंगी। यानी इसका मतलब आपको नीड है। लगभग 2/3 जनता दुनिया की बिना पानी के या पानी के अभाव से जिएगी। ये है 2025 तक। ये भी आंकड़ा पूछा जा सकता है कि दुनिया की 2/3 जनता, दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन दो 2025 तक पानी के अभाव से ग्रस्त होगी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। समय से पहले सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो फिर नदियां भी सूख जाएंगी। आपको पता है कावेरी सूख गई है। अब कावेरी में क्या है, कुछ बचा ही नहीं है। वहाँ लोग अब मकान बना रहे हैं। जहाँ कावेरी बहती थी कभी, वहाँ मकान बन रहे हैं। कावेरी बहुत बड़ी नदी है भारत की। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि दुनिया की 2/3 जनता। अच्छा, फिर इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर का इवेंट्स, जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो एक्सट्रीम हो जाएंगी। पता चलेगा कि कहीं बर्फ गिर रही है तो गिर ही रही है, वर्षा हो रही है तो हो ही रही है, और कहीं नहीं हो रही है तो फिर नहीं हो रही है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपके सामने खड़ी होंगी। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो लगातार बढ़ ही रहा है, सबको पता है वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। राइजिंग सी लेवल्स, समुद्री किनारों पर जो समुद्री तट है या सी लेवल जो है वो बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से जो समुद्र के किनारों के शहर हैं और जो देश हैं, द्वीप हैं, वो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब सवाल आता है कि एसडीजी इंडेक्स में भारत के कितने अंक हैं। एसडीजी इंडेक्स में भारत के 2020-21 में 66 अंक हैं, जो कि पिछली साल 60 थे। दो 2019-20 में ये कितने थे? 60 थे। और 2018-19 में ये अंक 57 थे। इसका मतलब है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। ये किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग की। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। हाँ, नरेंद्र मोदी। भारत ने 15 में से 8 में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब स्टेट वाइज रैंक बताएं एसडीजी की। स्टेट वाइज रैंक में केरला नंबर पे, दूसरे पे केरल 75 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। प्रथम स्थान तमिलनाडु, और हिमाचल प्रदेश रैंक सेकंड। दूसरे स्थान पर। चंडीगढ़ सबसे ऊपर है 79 अंकों के साथ। तो अगर देखा जाए यूपी को अगर हटा देते हैं तो केरल पहले पे है, और यूपी को साथ ले लेते हैं तो नंबर 1 पर कौन सा एसडीजी है? आप जानते हैं, चंडीगढ़ में आप चले जाओ, ना प्लांट्स की कमी है, ना वेदर में कोई गड़बड़ है, वहाँ का जीवन स्तर भी ऊंचा है,
इनइक्वालिटी नहीं है। दिल्ली दूसरे स्थान पर है, ठीक है, 68 अंकों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान किस एरिया में देना है? स्पेशल अटेंशन इज बीइंग पेड टू अचीवमेंट ऑफ एसडीजीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सबसे ज्यादा अगर समपोष्य विकास के लिए ध्यान देना है तो भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां समपोष्य विकास के लिए ध्यान देना है? उत्तर पूर्व भारत। समपोष्य विकास के सेंटर में कौन सा क्षेत्र आता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इस तरह मुझे लग रहा है ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ। भारत के कितने नंबर थे? 66। हाँ, तो जो जिनकी कैटेगरी 65 से 99 के बीच में है उनको फ्रंट रनर कहते हैं। जिनकी कैटेगरी 65 से 99 के बीच है वे कहलाते हैं फ्रंट रनर। मैं समझता हूँ टॉपिक खत्म। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के वन क्षेत्रों वाले सबसे बड़े 10 देश। पीजी में कितने कार्यक्रम थे? 8। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ठीक उसके डबल हो गए। हाँ, 17। दुनिया के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देश। नंबर 1 रसिया। साइबेरिया के जंगल कहाँ है? रसिया में, एशिया में आते हैं, एशिया में आते हैं बॉर्डर पे। यूरोप और एशिया के हिस्से में आता है तो साइबेरिया तो कहते हैं। सोवियत संघ में आते हैं ना, बात खत्म। हाँ, रूस में आते हैं ना। हाँ, बात खत्म हो गई। साइबेरिया के जंगल रसिया में आते हैं, इसलिए रसिया नंबर 1 पे टॉप है। और इंडिया 10 पर है। दूसरा, हाँ, ब्राजील। ज्यादा पुरानी है। बदला नहीं होगा। कनाडा। फॉरेस्ट सर्विस कितने साल में आती है? फॉरेस्ट सर्विस कितने साल में आती है? तो फिर आपने 1 साल पहले पढ़े तो यही होगा। चाइना। और 10th प्लेस पर है इंडिया। बात खत्म। ब्राजील में जितना वन है रूस में ब्राजील के वनों का दुगना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले नंबर पे आने वाला रसिया दूसरे नंबर पे आने वाले ब्राजील से ठीक लगभग डबल होल्ड करता है। ब्राजील में भी अमेजोन के जंगल हैं, इसलिए ब्राजील सेकंड नंबर पर आ रहा है। अमेजोन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना के बाद नंबर ऑस्ट्रेलिया का है 6ठे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा स्थल ऐसा है जहां पर लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि सबसे कम पानी पीकर रहने वाला जो जीव है वो ऑस्ट्रेलिया का चूहा है। ऑस्ट्रेलियन माउस दुनिया का सबसे कम पानी पीकर जीवित रहने वाला पशु। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है हरे रंग का मेढक, जिससे अल्सर की दवाई बनाई जाती है। अल्सर की दवाई बनाए जाने वाला एकमात्र स्रोत है ग्रीन फ्रॉग, जो केवल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खत्म हो रहा है, मर रहा है,
तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि फिर अल्सर की दवाई किससे बनेगी। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? व्हाट इज इन्फ्लेशन? जब मुद्रा दबाव में हो, स्फीति मतलब दबाव। अच्छा हम बता देते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। रोजाना की चीजें और रोज के सामान्य चीजों की कीमतें जब बढ़ने लगती हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, हाउसिंग मतलब घर किराए पर लेना, रिक्रिएशन अगर आप कहीं पर होटलिंग कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन सभी चीज़ों में जब दाम बढ़ने लगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ओके। डेली एंड कॉमन कमोडिटीज में प्राइस राइज आने पर हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाता है, कम आ जाता है। आगे बात करें, देखो जब रुपया ज्यादा छप जाता है तो रुपए की वैल्यू घट जाती है, और दूसरी तरफ मांग कम घट हो जाती है। पूरी अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पर। जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए तो इससे क्या पैदा होती है? बेरोजगारी। बेरोजगारी पैदा होती है। अब लोगों के पास पैसों की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे में गवर्नमेंट अगर लोगों के पैसों की आपूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में करेंसी छापती है तो फिर उस समय कंडीशन क्या हो जाएगी कि डिमांड तो बढ़ी नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का चेन टूट जाने की वजह से फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लेकिन करेंसी बहुत है। अब इस बढ़ती हुई करेंसी से इंटरनेशनल लेवल पर आपकी करेंसी की कीमत कम होती जाएगी। सोने के सापेक्ष, डॉलर के सापेक्ष, येन के सापेक्ष, यूरो के सापेक्ष लगातार आपकी करेंसी गिरती जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपके देश से होने वाले आयातों की कीमत घटने लगेगी, यानी जो निर्यात आपके देश से हो रहे होंगे उनकी कीमत घट जाएगी और इंपोर्ट आपके लिए महंगा हो जाएगा, और इस तरह आप एक बहुत बड़े भंवर में फंस जाएंगे। तो यही है मुद्रास्फीति का असल प्रभाव। आगे बात करते हैं। तो मुद्रास्फीति कैसे नापी जाती है? मुद्रास्फीति कैसे नापी जाती है? द एवरेज प्राइस चेंज इन ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम। आपको जो भी सर्विसेज मिल रही हैं और जो भी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उनके प्राइस में होने वाले चेंज से ही इन्फ्लेशन को नापा जाता है। अब आप समझ लीजिए इस समय पेट्रोल की कीमत 105 रुपये है, लोग पेट्रोल डलाने से भी डर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ी होगी कि घटी होगी? बढ़ गई। अब जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी होगी वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ होगा, तो जो वस्तुएं भी महंगी हुई होगी कि नहीं होगी? जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो वस्तुएं नेचुरली महंगी हो जाती है, डेली नीड्स की। इसका मतलब हमारा भी देश इन्फ्लेशन का शिकार हो जाएगा। अभी श्रीलंका है पूरी तरह इस समय किस तरह इन्फ्लेशन का ही तो शिकार है। हाँ, ग्रीस था यूरोप का देश, वो भी पूरी तरह इन्फ्लेशन का शिकार हो गया था। इन्फ्लेशन इज इंडिकेटेड ऑफ द डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ ए यूनिट ऑफ ए कंट्रीज करेंसी। इन्फ्लेशन बताती है कि किसी भी देश की मुद्रा की खरीदने की क्षमता अब घट गई। वही वाली बात, डिमांड एंड सप्लाई, चीजें महंगी होती जा रही हैं, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए। हाँ सप्लाई हो गई, हाँ सप्लाई नहीं तो फिर एक टाइम के बाद सप्लाई भी रुक जाएगी, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि कोई उन्हें परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसके कई प्रभाव होंगे ना, एक तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, एक तरफ परचेजिंग पावर घट रही है, बट इंडिकेशन क्या देगा? परचेजिंग पावर। इंडिकेशन क्या है? परचेजिंग पावर। अब बताओ मुद्रास्फीति के कारण, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, किसी भी देश में मुद्रास्फीति क्यों आती है?
एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इज द रूट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति का एक सबसे बड़ा कारण है। मात्रा मतलब पैसा बढ़ना। हाँ, सप्लाई ऑफ मनी, आपने हाँ चलन में मुद्रा का ज्यादा होना, मतलब खाते में फ्री का रुपया आना, खाते में फ्री का रुपया नहीं आना। उससे याद ही रहता है। आपने अपने देश में करेंसी को बड़ी मात्रा में छाप दिया। करेंसी के, अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारे देश में करेंसी ज्यादा होने से तुम्हारा विकास थोड़ी हो जाएगा। करेंसी जब अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के सापेक्ष अगर तुम्हारी करेंसी की इज्जत होगी तभी तो उसका सप्लाई से नहीं। जब कोई चीज दुर्लभ हो जाएगी, उन्होंने कहा कि साहब रुपया मिलना मुश्किल है, तो रुपए की कीमत बढ़ेगी। उन्होंने भी मारा मारा फिर रहा है। जर्मनी में आया, उन्होंने कहा कि कोई जमाना था कि जब जेब में तो रुपए लेके जाते थे और थैले में सामान लेके आते थे। फिर एक ऐसा समय आया कि थैले में रुपए लेके जाते थे और जेब में सामान लेके आते। तो ये क्या कहता है? ये है इन्फ्लेशन, यानी आपने इतनी करेंसी छाप दी कि आपकी करेंसी की कोई कीमत नहीं रही। अभी किस देश में हुआ था ऐसा? दक्षिण अमेरिकी देश था वेनेजुएला, जहां लोगों ने अपने शरीर को भी बेच दिया अपना जीवन चलाने के लिए, लेकिन वो मतलब वहां की करेंसी इतनी डाउन हो गई। और कभी सोचा जाता था कि वेनेजुएला बहुत विकसित हो सकता है, कभी उसकी तुलना दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला और भारत कभी आपस में मिलकर एक संगठन बनाने की बात करते थे दुनिया को पलटने की, लेकिन वेनेजुएला एकदम पट हो गया। कारण क्या है? करेंसी का अधिक मात्रा में बाजार में पहुंच जाना। आप जानते हो ये जो रिजर्व बैंक समय समय पर कैसे रोका जाता है करेंसी को बाजार में पहुंचने? रेट बढ़ा के अभी बढ़ाया है ना 4.4। हाँ, समय समय पर ब्याज दरें बढ़ाकर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, इन सारी ये सब हथियार हैं रिजर्व बैंक के, जिनके माध्यम से वो मार्केट में पैसे को कम पहुंचाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता आ गई है, पैसे का अभाव हो गया है, तो अभी वो रेपो रेट कम कर देते हैं, रिवर्स रेपो रेट कम कर देते हैं, जिससे कि सारे लोन सस्ते हो जाते हैं और लोगों के पास पैसा। फरवरी 2022 मौद्रिक और साख नीति। आपसे ये सवाल आता है जी के में कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी कौन सी संस्था जारी करती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक और साख नीति हर तीसरे महीने जारी करती है। सही बोल रहा हूँ? छठे महीने का नहीं करती है, हर 3 महीने पे जारी करती है। चलिए बताइए रेपो रेट। रेपो रेट इस समय कितनी है? 4.4 ही है। कल बढ़ी है? तो यार मैं फरवरी लिख रहा हूँ, तो फरवरी की रखो ना, कल वाली मत आएगी ना। हैं? कल की मत लिखो। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। जल्दी बदली है? कितनी हो गई है रेपो रेट? 4.4। बैंक रेट, बैंक दर 4.25%। हमेशा रेपो रेट ज्यादा होती है, रिवर्स रेपो रेट कम होती है ना। हाँ। CRR 4% और SLR 18%।
एक बार मतलब ऐसा ला रही बहुत हो जाता है कल डिपार्टमेंट हाँ 36% से घटाते घटाते 18 हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इनका मतलब क्या है। एक क्लास चाहिए इस पर पूरा कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इस पर पूरा एक क्लास चाहिए। ठीक है सर रिवर्स रेपो 3.75 देगा आज है 3.75 ये भी चेंज कर दिया रिवर्स रेपो रेट। चलो तुम भी बताओ अपनी वाली। 3.5% और ऊपर रेपो रेट कौन से मंथ की है ये तो चेक कर लो मई है ना, 3 महीने होगा फरवरी के बाद मार्च, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये मई में है। वो दूसरे महीने की हो गई, ये 5वें महीने की हो गई। रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस रेट पर आरबीआई रोल देती है भैया हाँ कटावाली साइड की एक साल की कितनी होती है? चंदन की ये 62.96% है, अनुसूचित जाति की 61.80 है, अनुसूचित जनजाति 44 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 62.96 है, आर्थिक रूप से कमजोर की 62.96 है। मतलब परसेंटेज में है। हाँ परसेंटाइल है। तुम्हारी कितनी है? EWS की 62.96 और कौन कौन दे रहा था लेखपाली का? चंदन की 62.96 तेरी कितनी है? हाँ? 85। चलो बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट होता है जिसको कस्टमर को लोन दिया जाता है। गधे हो। बैंक रेट इज द लैंडिंग रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई बैंकों को उधार देता है रेपो रेट पर भी और बैंक रेट पर भी। अंतर क्या है? कम समय के लिए ऐसा है क्या? हाँ ये भी मैंने पढ़ा है, पढ़ा हुआ है। अच्छा चलो कम समय के लिए भी होता है। इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्ट फॉल ऑफ फंड्स, शॉर्ट फॉल ऑफ फंड्स थोड़े समय की गिरावट के लिए अगर फंड में गिरावट आती है तो जो जिस दर पे उधार दिया जाता है वो क्या कहलाती है? रेपो रेट। शॉर्ट फॉल 90 दिनों से कम समय के लिए। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक लंबे समय के लिए दी जाती है और जब उधार दिया जाता है तो उसके बदले में सिक्योरिटीज ली जाती हैं, बॉन्ड्स लिए जाते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं इन द लेंडिंग प्रोसेस। समझ गए? रेपो रेट चूंकि बहुत कम समय के लिए है इसलिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक रेट लंबे समय के लिए है इसलिए उसके सापेक्ष सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए। ठीक है, प्रत्याभूति जिसे कहते हैं, गारंटी चाहिए। ओके चलिए धन्यवाद। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के पास वापस करने जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से पैसा लेती है, उल्टा काम। आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंकों को देती है रेपो रेट, लेकिन जब कॉमर्शियल बैंकों से पैसा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, अब आरबीआई अपने पास ले रही है, यानी मार्केट से पैसा। और अभी आपने क्या कहा? रिवर्स रेपो रेट बड़ी है और साथ ही साथ रेपो रेट भी 40 पॉइंट का इजाफा यहाँ किया है और 40 पॉइंट का इजाफा यहाँ किया है। इसका मतलब है कि बैलेंस किया है। किसको बैलेंस किया है? कितनी देर से पढ़ रहे हैं? इन्फ्लेशन। मतलब उनसे ये भी कहना चाहेगा मतलब हमारे पास जमा करो। हाँ
वो इतनी जल्दी जल्दी दे भी रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी ले भी रहे हैं, क्योंकि दुनिया इस समय बहुत तेजी से आर्थिक संकट से गुजर रही है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, और जो भी अतिरिक्त फंड होता है उसके बदले में ब्याज देता है। सीआरआर किसे कहते हैं? जब बैंकें अपने पास जितना भी कैश होता है उस कैश का हिस्सा कैश के रूप में ही रिजर्व बैंक के पास रखती है, उसे क्या कहते हैं? अगर बैंक के पास 100 रुपए है तो बैंक 4 रुपए किसके पास रखेगी? रिजर्व बैंक। इसे कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हमने अपने कैश को रिजर्व कर दिया रिजर्व बैंक के पास। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। क्या है ये? सांविधिक तरलता अनुपात। इतना रुपया बैंकों को आरबीआई का रखना। Statutory liquidity rate popularly is the minimum percentage of deposits that the commercial bank maintains through gold, cash and other securities with them. CRR के अंतर्गत बैंकें केवल अपने कैश को रिजर्व करती हैं, लेकिन SLR के अंतर्गत बैंकें सोना, सरकारी प्रत्याभूति और कैश तीनों चीजों को रिजर्व करती हैं। ओके, यूजेबल आरबीआई को लगता है कि 18, देखो आरबीआई ने कितने रुपए रखी है? 100 में से 18 रुपए तो गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और कैश के रूप में रखी है। 4 रुपए ये वाले रखिए, कितने हो गए? 22। और रिवर्स रेपो रेट के रूप में लगभग 4 और रख लिए, 22 और 4। तो आपके मार्केट में से 26 रुपए किसी भी बैंक के किसके पास है? जब कोरोना आया था और आर्थिक गतिविधियां एकदम रुक गई थी, तो रिजर्व बैंक ने कहा था कि हम 1 साल तक अपने देश को आर्थिक रूप से संभाल सकते हैं। तो ये किस आधार पर कहा होगा? और साथ ही साथ इसमें एक चीज और होगी जिसके आधार पर कहा होगा, जिसका नाम है विदेशी मुद्रा फॉरेन मॉनेटरी फंड। ठीक है सर? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? आप लोगों को तो यही नहीं पता। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935 में मतलब हुई थी, बट 1930 एक्ट है वो 35 में हाँ, एक्ट है 34 में, और जबकि स्थापना हुई है 35। पीएम गति शक्ति, ये सब 4 में स्लैब लगे थे, 3 और आमदन इसमें ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा फोकस होता है। It is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely road, railway, airport, port, mass transport, waterway, and logistic infrastructures. ये 4 बिगड़ रखे थे। पीएम गति शक्ति प्लान है यातायात से संबंधित और यातायात के हर रूप से संबंधित। ठीक है? बजट घाटा किसे कहते हैं? बजटरी डेफिसिट किसे कहते हैं? पैसा कम हो उससे ज़्यादा खर्च करने को Difference between all receipts and expenses in the both revenue and capital account. अच्छा, खाते 2 तरह के होते हैं, एक राजस्व खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है।
जब राजस्व खाता और पूंजी खाते दोनों में ही जो अंतर है आने और जाने का, उसी को कहते हैं बजटरी डेफिसिट। इफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीडेड रेवेन्यू रिसीव्ड्स, इट रिजल्ट्स इन रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट। जब राजस्व खाते में होने वाला व्यय बढ़ जाता है आने वाले पैसे से, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। Similarly, if the capital disbursements of the government exceed capital receipts, it leads to capital account deficit। सेम सी बात है। पूंजीगत घाटा किसे कहते हैं? जब कैपिटल अकाउंट में यानी पूंजी के खाते में आने वाले पैसे से जाने वाला पैसा बढ़ जाता है, तो उसे पूंजीगत खाता कहते हैं। खाते दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। क्या डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल में? जो पैसा दिखता है, एक होता है दृश्य खाता, एक होता है अदृश्य खाता। पूंजी उसे कहते हैं जो अदृश्य है, इनविजिबल है। पूंजी ये स्कूल है, इसकी बिल्डिंग है, जिस दिन इसकी बिल्डिंग गिर जाएगी इसका मतलब ये पूंजी खत्म हो गई। कंपनी में काम करने वाली मशीनें क्या है? पूंजी है, लेकिन उनसे प्राप्त होने वाला पैसा रेवेन्यू है। क्या है? राजस्व। और बजटरी डेफिसिट हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में बताया जाता है। जीडीपी कैसे कहते हैं? हाँ, बजटरी डेफिसिट इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। बजटीय घाटा हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बताया जाता है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं।